यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग योग व प्राणायाम का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया था, यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, इस तरीके से टोटल 8 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज थोड़ा सा क्विज हम लोगों को कंप्लीट करना है और कुछ जो थोड़ा थ्योरी सेशन रह गया है वो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके उससे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 2000 क्वेश्चन हैं, प्लस 2 एडिशनल मॉक टेस्ट रखे गए हैं सीडीपी के, और इसके साथ ही इसमें साइकोलॉजी के कुछ नोट्स भी हैं और ग्लोसरी भी है। यदि आप ये सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। 8770803840 पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। यदि आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका डेमो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और लास्ट इवनिंग में जो क्लास हुई थी हमने इनका पूरा रिवीजन भी कर लिया था। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ ये 8 प्रकार आपको पता है और किस से किस चीज़ का लाभ होता है ये चीज़ें भी आपको पता है, राइट। अब थोड़े से निर्देश हम लोगों को देखना पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक से ही बनेंगे और बेसिक होते हैं कि योग व्यायाम प्राणायाम करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आता है, एक कथन आता है, देखा देखी किन्हीं योग क्षीणी काया बाड़े रोग। मतलब आप यदि देख कर टीवी पर देखकर, रेडियो पर देखकर, सुनकर, मतलब इस तरीके से योग करते हैं तो हो सकता है कि और बीमारियों से ग्रसित हो जाए या और कोई अनदर प्रॉब्लम हो जाए। तो हमेशा किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प में आपको ये चीज़ें करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे योगाभ्यास पुस्तकों को पढ़कर, टीवी देखकर नहीं करना चाहिए। अनुभवी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही आपको ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। योगाभ्यास का स्थान स्वच्छ प्रदूषण रहित हवादार हो। आसन का अभ्यास मोटी दरी व कंबल के ऊपर किया जाए। आसन करते समय शरीर को झटका न लगे, आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है, आसन की पूर्ण स्थिति यानी कि अंतिम अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें ताकि आसन का पर्याप्त लाभ मिल सके। हम लोग जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं, जैसे हम लोगों की कोई ट्रेन छूट रही हो, तो बहुत आराम से समय लेकर इसको करना चाहिए। आसन में प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण न अपनाएं, इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की आशंका बनी रहती है। मतलब एक कि मेरा इससे कंपटीशन है, ये कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हर एक व्यक्ति के अपने शरीर की कुछ पर्टिकुलर स्थिति होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें योग करना चाहिए। जैसे कपालभाति हो गया और एक विलोम करनी हो गया, जिसमें हम पूरा सर जो है नीचे रखकर पूरा पैर ऊपर रखते हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखो 7th नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आसन का अभ्यास करने के पश्चात हमें थोड़ा सा श्वसन कर लेना चाहिए। श्वसन मतलब सांस लेना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है सांस फूल जाती है, पसीना निकलने लग जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। 8th नंबर का पॉइंट है, ज्वर की अवस्था में आसन का अभ्यास न करें। यदि बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है तो फिर आसन नहीं करना चाहिए, राइट। आपको भी पता है कि बुखार वगैरह ऐसी सिचुएशन में यदि हम लोग आसन कर रहे हैं तो वो बुखार जो है वो मस्तिष्क में चढ़ जाता है, फिर अलग समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। छात्राएं मासिक धर्म के दौरान आसन का अभ्यास नहीं करें। शौच से निवृत्त होने के बाद भी योगाभ्यास करें। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी पूछा गया था, इसी तरीके के बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं कि किस कार्य से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना चाहिए। तो शौच से अपनी दैनिक क्रिया कंप्लीट करने के बाद योगाभ्यास यहाँ पर करना चाहिए, राइट। अगला ऑप्शन, अगला पॉइंट क्या है, आसन के अभ्यास के बाद तुरंत दौड़ना नहीं चाहिए। अन्य शारीरिक व्यायाम आप लोग कर सकते हैं, लाइक बेसिक अपना जो है व्यायाम आपने कर लिया है तो आंखों को घुमाओ, हम लोग बोलते हैं ना आंखों की एक्सरसाइज, कुछ बेसिक कर सकते हैं। एकदम से दौड़ना, रनिंग नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के लगभग 30 मिनट बाद ही नाश्ता वगैरह करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय उत्तम होता है, इसको अनिवार्य नहीं समझे, मतलब प्रातःकाल बेस्ट होता है, बट फिर भी कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद वगैरह ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यायाम है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगला है, भोजन के न्यूनतम या बाद में हल्का लगने पर भी आसन प्राणायाम कर सकते हैं। मतलब आपने हल्का खाना वगैरह लिया हुआ है तो आप फिर वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हो। स्नान के बाद योग वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा लाभप्रद रहता है। हृदय रोग, उक्त
हमारा जो है उच्च रक्तचाप हो रहा है, अत्यधिक ज्वर आदि अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह लें और फिर ही व्यायाम उनके मार्गदर्शन में करें। अन्य शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन थे जो फॉलो करना चाहिए और क्वेश्चन में भी यहीं से कुछ अराइज हो जाए तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। आसान सी बातें, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आपको होमवर्क कंप्लीट करने पर मिलेगा। पीडीएफ में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पीडीएफ में बहुत डिटेल में रहेगी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हो गई, तो उसमें सारे पॉइंट रहेंगे कि आप कमर के लिए क्या कर सकते हो, अपने अंगूठे और एड़ी जो होती है पैर की, उसके लिए क्या कर सकते हो, हाथ की अंगुलियों से आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, वो सारी डिटेल है। वो जस्ट बेसिक एक आइडिया देने के लिए कि यदि आप अपनी लाइफ में भी अगर योग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है, कम से कम 3 से 4 चैप्टर हमारी हिंदी की बुक में इसके दिए हुए हैं। तो मेन चीज़ें क्या होती है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क रखा हुआ है, होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर करेंगे होमवर्क का, उसका स्क्रीनशॉट लेकर नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या फिर पर्सनली नंबर पर अपनी कॉपी में यदि आप नोट्स बना रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। वो एक रहेगा कन्फर्मेशन कि हाँ आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, देन आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान में व्यायाम, भोजन, शयन, नियम, संयम के महत्व को सभी को स्वीकार किया गया। मतलब विज्ञान भी मानता है कि योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलती रहने वाली मशीन में कितनी ही सतर्कता रखी जाए फिर भी खराबी आ सकती है। सेम सिचुएशन शरीर की भी, आप इसका कितना भी ध्यान रख ले कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करते रहना चाहिए, हमें खुद को स्वस्थ बनाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, छोटी छोटी हम लोग क्रियाएं कर सकते हैं। कमर के लिए हम लोग कुछ कमर वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैरों के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो सारी एक्सरसाइज यहाँ पर बताई गई है, वो आपको डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सूक्ष्म यौगिक क्रिया छोटी छोटी, मतलब ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद ही करना है, बेसिक आप घर में बैठे बैठे भी कभी भी कर सकते हो। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे भी आप कुछ एक्टिविटी वहाँ पर कर पाओगे। तो वो सारी किसके अंदर आ जाती है, वो सारी सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के अंदर आ जाती है। इसका बेनिफिट क्या है सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का, देखो इससे क्या होगा, शरीर के सभी अंगों में लचीलापन बना रहता है। और वह अंग जो है, शरीर के जितने भी अंग है वो सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। आप चाहे तो इसका एक एग्जांपल देख लो कि पैरों की अंगुलियों के आप क्या कर सकते हैं, दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठ जाओ, दोनों पैरों की अंगुलियां नीचे की ओर दबाएं और कुछ समय इसी अवस्था में ढीला रखें, और ये आप 10 बार कर सकते हो। तो मिनिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको एक्टिविटी को करने में। ओके, आगे बढ़ते। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हम लोगों ने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से लाभ होता है, सभी अंगों में लचीलापन आता है, अंग बलिष्ठ हो जाते हैं, अंग कड़े हो जाते हैं, या फिर अंग जो है वो पतले हो जाते हैं। तो देखो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करने से अभ्यास में क्या लाभ मिलेगा, अभ्यास में ये लाभ मिलेगा कि जो सभी अंग है शरीर के वो काफ़ी ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि लाइक दिन भर लैपटॉप में देखना, फ़ोन में देखकर पढ़ाई करने से हमारी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। तो यदि हम लोग सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अपनी आंखों को किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करो, लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ, ऊपर नीचे गोल गोल घुमाओ, तो ये सारी क्रियाएं क्या है, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। एक ये भी आता है कि अपने मुंह में हवा फुलाकर 2 से 3 मिनट तक बैठे रहो, फिर उसको छोड़ो, 4 से 5 बार ये एक्टिविटी करो। तो ये भी बहुत ज़्यादा सही तरीके होते हैं अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, अपने गालों को अच्छा बनाने के लिए। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं होती है। इससे क्या होता है, सभी अंगों में लचीलापन यहाँ पर आता है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं पूर्व तैयारी है किसकी, जल नैति करने की, आसन करने की, प्राणायाम करने की, या फिर मुद्रा लगाने की। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं और नॉर्मली सभी का यही होता है कि सुबह सुबह उठकर कोई भी प्राणायाम वगैरह करते हैं तो सबसे पहले उठते ही सीधे एकदम से एनर्जी नहीं आती है कि आप उठते ही सीधे सूर्य नमस्कार करने लग जाओगे। तो 2 से 3 मिनट अपनी बॉडी को रेडी होने में लगते हैं। ऐसे समय में आप नेत्रों के लिए एक्टिविटी कर सकते हो, अपने हाथों की कोहनी के लिए, कलाई के लिए, इन सब के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये क्या है, आसन लगाने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो सूक्ष्म यौगिक क्रिया पूर्व तैयारी होती है किसकी, आसन लगाने की, राइट। 2 क्वेश्चन इस तरीके से वैकल्पिक पूछे गए। बाकी थ्योरी सेशन इसमें बहुत सारे हैं कि कोई भी 10 सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का नाम बताइए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में पढ़े गए थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट।
सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार शरीर के लिए बहुत ही एक उपयोगी अभ्यास है। इसके अभ्यास से शरीर में स्फूर्ति आती है, आलस्य दूर होता है, शरीर के सभी जोड़ों एवं मांसपेशियों को ये लचीला बनाता है, आंतरिक अंगों की मालिश हो जाती है और श्वसन प्रणाली को सक्रिय इसके माध्यम से किया जा सकता है। ये तब होता है जब आप एक इसको लिमिट में करेंगे। लिमिट में मतलब कि ऐसे नहीं कि शुरुआत में पहली ही बार आपने 12 बार ये सूर्य नमस्कार कर लिए तो फिर हालत ख़राब हो जानी है। ठीक है, पहले शुरुआत करो तो 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार करो, फिर 3-4 करो, ऐसे आप नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार में एक चक्र में 12 स्थितियाँ निर्मित होती है, मतलब 1 से लेकर 12 स्टेजेस आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ती है। एक चक्र के पूर्ण होने के बाद अनेक आसन समाविष्ट होते हैं। इस प्रकार सूर्य नमस्कार जो है तन, मन और वाणी से की गई सूर्य उपासना है, मतलब सूर्य भगवान की हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है इसके अंदर। इसे सूर्योदय के समय खुले स्वच्छ वातावरण में मंत्र उच्चारण के साथ करना चाहिए। जैसे कि पहली शुरुआत होती है ओम सूर्याय नमः। ठीक है, इस तरीके से जैसे शुरुआत होती है ओम मित्राय नमः, इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, इससे मन पर, शरीर के साथ साथ मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें सूर्य से मिलने वाला जो विटामिन डी है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उन्हें आयु, प्रज्ञा, बल, शक्ति और तेज की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो ये सूर्य नमस्कार के सारे बेनिफिशियल पॉइंट हो गए कि सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। ठीक है, टोटल 12 आसन होते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर हाथों को अपने पैरों तक टच करते हैं। ठीक है, जो जो भी उनके नाम होते हैं, जैसे पद्मासन होता है, प्राणायामासन होता है, कुछ 12 तरीके के नेम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? सूर्य नमस्कार के अंदर आती है। और बेनिफिशियल पॉइंट आपको पता है क्या क्या है? शरीर के साथ मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विटामिन डी की प्राप्ति भी हो जाएगी, आयु भी बढ़ेगी, प्रज्ञा, बल, शक्ति और तेज की भी यहाँ पर प्राप्ति होगी। देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो सूर्य नमस्कार से थोड़ा सा डिटेल में पूछा हुआ है कि सूर्य नमस्कार में जो पर्वतासन बनता है वो किन स्थितियों में बनता है। तो यहाँ पर टोटल 12 आसन होते हैं, हम लोगों ने देखा। इसमें 2 आसन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, उसका नाम है पर्वतासन। ठीक है, पर्वतासन में क्या होता है, मान लो ये एक इंसान है, ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको पोजीशन अपनी चेंज करना है इस तरीके से। ये आसन क्या होता है, 2 बार बनता है। इस तरीके से पूरा इलास्टेबल, इस तरीके से पूरा व्यक्ति घूम जाता है, तो ये पर्वतासन कहलाता है। ठीक है, तो ये कितनी बार बनता है? एक तो स्थिति 5 जब होती है उसके अंदर बनता है, और एक स्थिति होती है 8, उसके अंदर बनता है। पीडीएफ में मैं सारे पिक्चर शेयर कर दूंगी कि टोटल 12 स्थिति कैसे बनती है। ठीक है, तो पर्वतासन की जो स्थिति है वो 2 बार यहाँ पर बनती है। एक तो 5वें नंबर पर बनती है, क्योंकि जब आप सोने वाले होते हो, सोने से पहले जो है जब सूर्य नमस्कार में छठी स्टेज में सोया जाता है। ठीक है, पीठ के बल, तो इस तरीके से ये वाली स्थिति बनती है। ठीक है, और वापस आप करते हो 8वें में, जब आप उठने की कोशिश करते हो तो उठते वापस इसी स्टेज के आधार पर हो, और ये स्टेज होने के बाद आप वापस से खड़े हो जाते हो। ठीक है, तो ये 5 और 8 में जो है सूर्य नमस्कार में पर्वतासन की स्थिति बनती है। और टोटल कितनी स्टेजेस होती है? तो टोटल यहाँ पर 12 स्टेजेस होती है। क्या क्या लाभ होते हैं ये हमने अभी पढ़ ही लिया है। ठीक है, फिर अगर और पूछा जाए चतुर्थ स्थिति में कौन सा आसन लगता है तो वो आप एक बार पीडीएफ में रीड कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, आसन क्या होते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने कहा है स्थिरम सुखमासनम, यानी कि शरीर की वह अवस्था जो सुखदायी और स्थिर हो वह आसन कहलाती है। आसन से क्या होगा? आसन के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ बनेगा, सबल बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यहाँ आसन की विधि और लाभ दिए जा रहे हैं, मतलब सारे प्रकार के आसन बताए गए कि पद्मासन क्या होता है, और जितने भी प्रकार के आसन होते हैं वो सारे आसन यहाँ पर दिखा दिए। जैसे एक ताड़ासन होता है, एक श्वासन होता है जहाँ पर आप श्वास लेते हैं, एक वज्रासन भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं। मेन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आसन क्या है, इससे क्या होगा, जो सुखदायी स्थिर हो आसन कहलाती है। कौन बोले थे? महर्षि पतंजलि बोले थे। इसके नियमित अभ्यास से क्या होता है? शरीर स्वस्थ और सुबल बनता है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आसन के नियमित अभ्यास से क्या होता है? शरीर कैसा बनेगा? मोटा बनेगा, पतला बनेगा, स्वस्थ व लचीला बनेगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन और है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? अगला ऑप्शन था कड़ा बनेगा, मतलब कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो आसन के नियमित अभ्यास से शरीर हमारा स्वस्थ व लचीला बनता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के बाद भी किया जाने वाला आसन कौन सा है? इसको आप याद कर लीजिए कि एकमात्र आसन ऐसा होता है वज्रासन, जो हमें भोजन के बाद करना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 जो नाम है यहाँ पर, सबसे पहला जो दिया हुआ है भुजंग आसन, ये क्या होता है? थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, पूरा उल्टा लेटा जाता है। ठीक है,
और जो है इसमें अपनी भुजाओं के सहारे पूरे शरीर के ऊपर जोर दिया जाता है। आप चाहे तो नेट पर एक बार सर्च करिएगा भुजंगासन क्या होता है, ठीक है। पूरा यहाँ पर सोया जाता है और इस तरीके से उठा जाता है, जैसे कि सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं उसमें भी होती है ये वाली स्टेज। इस तरीके से यहाँ पर पूरे शरीर का बल यहाँ पर रहता है और यहाँ से उठा जाता है, तो इसे बोलते हैं भुजंगासन, ठीक है। फिर ताड़ासन क्या होता है, ताड़ आपको पता है ताड़ एक वृक्ष है, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, पूरा खड़ा होता है, अपने हाथों को दोनों ऊपर कर लेता है, बिल्कुल एक पेड़ के समान, इसलिए इसका नाम ताड़ासन रखा गया है, ठीक है। एक होता है वज्रासन। वज्रासन में क्या होता है, अपने जंघाएं जो होती है, जांग जो होती है वो वज्र के समान मजबूत करने के लिए वज्रासन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जांग जो होती है उनको मोड़कर बैठा जाता है, जस्ट खाना खाने के बाद ये आसन किया जाता है, इसलिए इसे वज्रासन बोलते हैं। और सभी आसन में एकमात्र आसन ऐसा है जिसे खाना खाने के बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। घुटने मोड़कर यहाँ पर बैठा जाता है। एक ऑप्शन और है इसके अंदर, विपरीत करनी करके, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन ना विपरीत करनी है। विपरीत करनी में क्या होता है, देखो विपरीत मतलब उल्टा, करनी मतलब करना। अब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को उल्टा कर लेना है, हमें सर को नीचे रख लेना है, ठीक है। सर हमारा हो जाएगा नीचे और पैर हमारे हो जाएंगे ऊपर। इस आसन को बोला जाता है विपरीत करनी। इसको बहुत ध्यान से किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, एक दिन में आप ये आसन नहीं कर सकते। पहले अपनी बॉडी को आपको 30 डिग्री रोटेट करना सीखना होता है, देन 60 डिग्री हम लोग रोटेट करते हैं, देन 90 डिग्री करते हैं, और किसी की मदद से ही हम लोग ये आसन कर सकते हैं, अकेले ये आसन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हो, लेकिन इसको अकेले करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। हानिकारक तो ऐसे कि आपकी गर्दन मुड़ सकती है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो बस इसमें विपरीत करने में इतना ध्यान रखा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे कि शरीर कैसा बनेगा, स्वस्थ लचीला बनेगा, और भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन होता है वज्रासन। भुजंगासन मैंने बता दिया कि भुजाओं पर पूरा बल देकर शरीर को जो है ऊपरी भाग उसको उठाने की कोशिश की जाती है। ताड़ासन में ताड़ पेड़ के समान बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल एक स्ट्रेट होकर खड़ा रहा जाता है, बिल्कुल एक स्टेज होती है ना जहाँ पर हम लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे, स्ट्रेचेबल अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें खड़ा रहा जाता है। और वज्रासन मैंने आपको बता दिया, घुटने मोड़कर यहाँ पर बैठा जाता है। और एक आता है इसके अंदर ऑप्शन डी था विपरीत करनी। विपरीत करनी जो है सर नीचे और पैर ऊपर यहाँ पर किए जाते हैं। अगला है प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करना। प्राणायाम अष्टांग योग का चतुर्थ अंग है। पतंजलि योग सूत्र में इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया, यानी तस्मिन सती श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम, यानी कि आसन में स्थिरता आने पर श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना प्राणायाम है, ठीक है। अब इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले पूरक यानी कि श्वास लेना, रेचक मतलब कि श्वास छोड़ना, और कुंभक मतलब श्वास को रोकना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सांस लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए कुंभक करते हैं, उसको रोकते हैं, देन उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्रक्रियाएं होती है प्राणायाम के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये ध्यान रख सकते हैं कौन कौन सी 3 स्टेज होती है। पूरक में हम लोग लेते हैं, कुंभक में थोड़ी समय के लिए उसको रोकते हैं, अल्प समय के लिए, और रेचक में हम लोग वापस से छोड़ देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राणायाम में श्वास भरने को क्या कहा जाता है। श्वसन बोला जाता है, पूरक बोला जाता है, रेचक बोला जाता है, या प्रश्वास बोला जाता है। तो हमने अभी देखा जब भी हम सांस भरते हैं उसको हम लोग पूरक बोलते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, और छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेचक। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, तो आंसर भी आपका बहुत आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आंसर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं मुद्राएं क्या होती है। तो सामान्यतः शरीर के अंगों को एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने को मुद्राएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी की एक बार समरी पढ़ रहे थे पर्यावरण की, तो उसमें देखा था कि नृत्य में हम लोग बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से मुद्राएं बनाते हैं, तो वो भी मुद्रा यहाँ पर सेम मुद्रा है। तो सामान्यतः शरीर के अंगों की एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने के लिए मुद्रा कहा जाता है। मुद्राओं का जो है सीधा प्रभाव नाड़ियों तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ने से बलिष्ठ कार्यक्षम नियमित होते हैं। मतलब हम लोग यदि मुद्राएं बनाते हैं, कोई भी आसन मुद्रा में बैठते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, नाड़ियां वगैरह है, ये सारी सुचारू रूप से कार्य करती है, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से भी मुद्राओं का बहुत महत्व है, और योगात्मक रूप से देखें, योग की दृष्टि से देखें
देखिए भारतीय योग शास्त्र में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। हमारी हथेलियों में अपार ऊर्जा होती है, ठीक है, इसीलिए हमको बोला जाता है सुबह सुबह उठते ही से अपने हाथों को दिखना चाहिए और देन भगवान से प्रे करना चाहिए। हमारी अंगुलियां उस ऊर्जा के अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम लोग यहाँ पर फिंगर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो अंगूठा होता है वो अग्नि तत्व को शो करता है। मध्यमा जो होती है वो आकाश तत्व को शो करती है। कनिष्ठिका जो होती है वो जल तत्व को शो करती है। और तर्जनी जो होती है वो वायु तत्व को शो करती है। और अनामिका जो होती है वो पृथ्वी तत्व को शो करती है। ठीक है, अब ये आपको शायद नाम ना पता हो तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी उंगली की कहाँ पर बात हो रही है। देखो सबसे पहले तो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे के जो जस्ट पास वाली उंगली, हमारे थंब के जो जस्ट पास वाली उंगली है उसको यहाँ पर बोला जाता है तर्जनी, जो कि वायु से संबंधित है। ठीक है, हम लोग पांच तत्व बोलते हैं कि मानव शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, तो वही 5 तत्व की यहाँ पर ऐसे बात हो रही है। सबसे पहला थंब जो है अंगूठा जो अग्नि तत्व को शो करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तर्जनी की, जस्ट अंगूठे के पास वाली होती है वायु तत्व को शो करती है। तीसरे की यदि हम लोग बात करें मध्यमा, मध्यमा आकाश तत्व को शो करती है। अनामिका की बात करें तो अनामिका पृथ्वी तत्व को शो करती है। ठीक है, मध्यमा मतलब बीच वाली से जस्ट ये सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो है वो अनामिका है, वो पृथ्वी तत्व को शो करती है। और जो कनिष्ठिका है वो जल तत्व को यहाँ पर शो करती है। तो ये आपके 5 तत्व हो गए जो पूरे शरीर की अपार शक्तियाँ हैं इन 5 तत्वों में है, जो कि आपके हाथों में है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अनामिका जो है वो क्या शो करती है, तर्जनी जो है किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे। सो आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, ठीक है, जस्ट अंगूठे के पास वाली अंगुली है, वो किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी हमने देखा था तर्जनी जो है वायु तत्व का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए कि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है हमारा अंगूठा, राइट। और अगर हमसे पूछ लिया जाए, पूछा हुआ है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो अनामिका जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो सबसे छोटी है कनिष्ठिका, वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, कनिष्ठिका जो है सबसे छोटी है तो वो पानी में डूब जाएगी, पानी में डूब जाएगी क्योंकि बहुत छोटी है, तो ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेगी। अंगूठा, हम लोग कोई भी बहुत अच्छा कार्य होता है तो हम लोग उसको थम्स अप करते हैं। थम्स अप करते हैं मतलब हम लोग बोल रहे हैं यार तुमने तो फायर लगा दी, आग लगा दी, तो वो अपना थम्स अप जो है अग्नि तत्व को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। एटलीस्ट 2 तो याद हो जाएंगे, बाकी 3 ऐसे ही याद हो जाएंगे। मध्यमा जो है बीच वाली जो है सबसे लंबी है तो वो आकाश को छू जाएगी, तो मध्यमा जो है हमारे आकाश तत्व को यहाँ पर शो करेगी। अग्नि, अग्नि का क्या हो गया, थम्स अप आप करोगे मतलब लेट्स फायर वाली चीज़ बोलोगे कि आग लगा दी तुमने तो स्टेज पर। ठीक है, तो ये अग्नि तत्व हो गया। सबसे छोटी है पानी में डूब जाएगी, जल तत्व आप बता सकते हो। मध्यमा जो है बड़ी है सबसे, तो आकाश को छू लेगी तो वो आकाश तत्व को शो करेगी। फिर अनामिका जो है लाइक अनामिका ही बचा हुआ है, इसका मुझे एग्जैक्ट कोई चीज़ याद नहीं आ रही कि अनामिका को कैसे याद रखा जाएगा। अनामिका पृथ्वी तत्व को यहाँ पर शो करती है। पृथ्वी से आप कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि पृथ्वी ही आपकी अनामिका ही आपकी पूरी ज़िंदगी है, आपकी पूरी दुनिया है, आपकी पूरी पृथ्वी है। तो अनामिका को आप लड़की मानकर ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सिस्टर बहन कोई भी चीज़ समझ के आप उसको याद कर सकते हैं कि अनामिका ही आपकी पूरी दुनिया है। ठीक है, तो ये चारों पांचों हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है हमारा ध्यान। ठीक है, ध्यान पर आ चुके हैं हम लोग। ध्यान केवल साधारण एकाग्रता नहीं है, अपितु मन को एकाग्रता प्रदान करने की एक विशिष्ट विधि है। ध्यान के अभ्यास से अभ्यासी तनाव मुक्त होकर एकाग्रचित हो जाते हैं। मतलब जो भी अब ध्यान कर रहा है वो एक एकाग्रचित होना, कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ाता है। यहाँ पर मानसिक स्थिरता की प्राप्ति यहाँ पर होगी। अब कुछ प्रकार के ध्यान होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है श्वास ध्यान, दूसरा होता है मंत्र ध्यान और तीसरा होता है दिनचर्या ध्यान। श्वास ध्यान में क्या किया जाता है, नॉर्मली आप जान लीजिए कि श्वास ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, देन उसको थोड़ा रोकते हैं, फिर रिलीज करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि सांस आ रही है। ठीक है, पूरा अपना नाक जो होता है इसके ऊपर अपना ध्यान रहता है, नासिका पर पूरा इसमें ध्यान रहता है कि ये कैसे एक्टिव रहता है। ठीक है, कहाँ तक आ रही है, कहाँ रोकी, कैसे गई, सारी चीज़ें जो है श्वास ध्यान के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है,
अगला है दूसरा मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान में क्या करते हैं, मन में नेत्र बंद कर कर हम लोग किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। कोई भी छोटा मंत्र ले लो, हम लोग उसका यहाँ पर जाप करते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा प्रकार भी होता है, केवल 3 प्रकार होते हैं इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिनचर्या ध्यान। अब दिनचर्या ध्यान में क्या होता है, आपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने के पहले तक क्या क्या एक्टिविटी करी, बेड पर सोते समय आपको इसका पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, दिनचर्या ध्यान कहलाती है। आपने सुबह उठे थे आप और सोने से पहले तक आपने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या नया किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, तो ये सारा ध्यान यदि आप लगा पा रहे हैं तो उसे बोला जाता है दिनचर्या ध्यान। ठीक है, और ये कब करना चाहिए, इसकी पर्टिकुलर यदि सिचुएशन पूछी जाए तो बेड पर सीधे लेटकर आपको ये ध्यान करना चाहिए। बेड पर सोते समय जैसे आप लेटते हैं एक आराम की अवस्था में, उस अवस्था में आपको ये ध्यान करना चाहिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दिनचर्या ध्यान। ठीक है, देखिए ये रहा दिनचर्या ध्यान। किस तरीके से होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है कि श्वास ध्यान में ध्यान किस चीज़ के ऊपर रखा जाता है, नासिका पर, श्वास पर, पेट पर या फिर कंठ पर। देखो श्वास ध्यान में क्या करना है, हमें सिर्फ सांस लेना है, थोड़े समय रोकना है, देन उसको रिलीज कर देना है। अब इसमें पूरा ध्यान हमारा सांसों पर होना चाहिए कि हमने अभी सांस ली है, ठीक है, उसको थोड़ी देर रोका है, अब वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, तो पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होगा, हमारा सांसों के ऊपर होगा। तो पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, श्वास पर होना चाहिए। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप चाहे तो ये पूरा एक बार डेफिनेशन इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया गया है, पढ़ लीजिए एक बार। जिस ध्यानात्मक आसन में आप सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठ सकते हैं, नेत्र बंद करके बैठ जाइए। इसके पश्चात सामान्य रूप से श्वसन क्रिया करते हुए श्वास पर, अपनी सांस के ऊपर ध्यान लेकर जाइए कि शरीर के अंदर श्वास कहाँ तक जा रही है, इस पर निरंतर ध्यान दें। जितना देर हम लोग कर सकते हैं आसानी से करते हैं। उसके बाद ध्यान जो है छोड़कर नेत्रों को धीरे से खोलें। ठीक है, ये पूरा श्वास ध्यान यहाँ पर बता दिया गया है। देखो अब ये पूरा एक स्कूल का बता दिया गया, स्कूल में क्या क्या चीज़ें करवानी चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मनाद 1 मिनट तक अनिवार्य होगा। प्रार्थना 3 मिनट करवानी ही होगी बच्चों को, ये भी अनिवार्य है। प्रेरक प्रसंग और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं जो है, फिर आता है करतल ध्वनि यानी ताली बजाना, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम और फिर आता है ध्यान। इन सब की अवधि यहाँ पर बता दी गई। तो अवधि आपसे पूछी जा सकती है कि प्रेरक प्रसंग कोई भी बातचीत होगी तो 5 मिनट आप कोई भी कथा कहानी सुना दी जाए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं 5 मिनट है। करतल ध्वनि 1 मिनट करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। आसन 17 मिनट करेंगे, प्राणायाम 5 मिनट करेंगे और ध्यान आप करेंगे 3 मिनट। ठीक है, तो ये बच्चों को एक्टिविटी करवाई जा सकती है। इसमें एक चीज़ मेंशन करी गई है कि ये दोनों चीज़ें तो कंपलसरी है, ठीक है, और ये दो जो चीज़ें हैं ये स्कूल में ही करवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी चीज़ें जो है, बाकी एक्टिविटी जो है बच्चे घर पर करके आ सकते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें मेन टाइम का है कि ब्रह्मनाद 1 मिनट तक, प्रार्थना 3 मिनट, प्रेरक प्रसंग 5 मिनट, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं 5, करतल ध्वनि 1, आसन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 15 से 17 मिनट लगते हैं। प्राणायाम 5 मिनट में कोई भी 1 या 2 प्राणायाम आप कर सकते हो और ध्यान 3 मिनट तक लास्ट में लगाना होता है। तो ये पूरी एक्टिविटी हो गई। हमारा जो योग वाला चैप्टर है ये भी यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे गए थे टोटल इन 5 से 6 चैप्टर में सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपका होमवर्क रखा हुआ है जहाँ पर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है, उनको आप कंप्लीट करिए। ठीक है, या तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर करके आप बता सकते हैं कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वी विल सेंड यू द PDF। ओके, सेशन कैसा लगा इसे शेयर करते रहिएगा ताकि और अदर स्टूडेंट जो अभी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।